नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉप जीके पर। मैं हूं विजेंद्र सिंह। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन 2023 की सीरीज मैं लेकर आया हूं, तो इसी कड़ी में आज भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इसके पहले रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्नों को अपलोड कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक जैसे प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, और भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक टाइट्रियम होता है जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य की इकाई एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर 15 मीटर होता है 1 प्रकाश वर्ष का मान। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं किसका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है SiO2। जैसे प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। तो घड़ियों में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। इसका सूत्र भी होता है SiO2। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसे संकेत Hz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति को ही अपने कानों द्वारा सुन सकता है। विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट। एक विद्युत शक्ति बराबर 1 वाट होता है। देखिए, विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय या जूल बटा सेकंड भी आप बोल सकते हैं। तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच। ऑप्शन नंबर बी। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर के परास पर दिखता है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, जिसको पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक होता है, अभी आप ऊपर देखे हैं, न्यूटन प्रति मीटर होता है, जो ऑप्शन के अनुसार इसमें कोई नहीं। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि? देखिए, सदिश राशि होता है बल, वेग, त्वरण, ये सब सदिश राशि होता है। सदिश राशि, बल, वेग, त्वरण, ये सब सदिश राशि है। लेकिन अदिश राशि इसमें दाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता? देखिए, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। सही कथन चुनिए। इसमें दिया है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। ये बिल्कुल गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, एकदम सही है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये भी गलत होता है। नहीं, हरा से कम होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है, नहीं, कम।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? दिन में पानी के बुलबुला, जो साबुन में पानी का बुलबुला जो दिखाई देते हैं वो सुंदर दिखाई देते हैं, इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिन में पानी पर साबुन के फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के कारण अनेक रंगों की कोई सुंदर दिखाई देती है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। एक परमाणु के अंदर धनावेशित जो होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, जो परमाणु के मध्य में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, नाभिक में एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्र होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिन कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10 पर पावर 27 kg होता है एवं इसकी खोज क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के द्वारा जैसे कपूर सीधे गैस में वाष्प में बदल जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है क्या? त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु पर पदार्थ के तीनों अवस्थाएं एक साथ रह सकती है। कास्मिक किरणें होती है धनावेशित आवेशित कण। कास्मिक किरणें आवेशित कण होती है। आगे देखेंगे, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? जैसे 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G। यह जो मोबाइल और कंप्यूटर में आपको लैपटॉप में लिखे आते हैं तो उसके G का मतलब क्या हुआ? G का मतलब होता है जनरेशन, पीढ़ी। जनरेशन यानी पीढ़ी। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन ने 1935 में किया था। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। याद रखिएगा। गॉड पार्टिकल क्या होता है? हिग्स बोसन। हिग्स बोसन गॉड पार्टिकल होता है। देखिए यहाँ पर हिग्स बोसन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एगलर्ट को वर्ष 2013 को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। याद रखिएगा। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कब हुआ था? 1930 में। देखिए भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में या रसायन शास्त्र के क्षेत्र में ये सारे वैज्ञानिकों को कब किनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो दिया गया है। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य नोबेल पुरस्कार भारत संबंध विजेता देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर को गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए भौतिक का 1930 में नोबेल पुरस्कार। अरविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था।
और आगे देखेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा की खोज करने के लिए भौतिक का 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 में, और CB राधाकृष्णन रसायन के क्षेत्र में 2009 में, और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में मिला था नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछता है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? देखिए, इस सदी में जो हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था राइट बंधुओं के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स, ऑप्शन ए। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन होता है 1/1000 के बराबर, 1/1000 के बराबर 1 माइक्रोन होता है। तो इसका सही हो जाएगा 1/1000 मिमी माइक्रोमीटर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 104 फ़ारेनहाइट होता है। 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पर हो जाएगा आपका 104। देखिए, इसका सूत्र दिया है फ़ारेनहाइट निकालने के लिए F बराबर 9/5 C + 32 दिया हुआ। उसी प्रकार यहाँ दिया है C सेंटीग्रेड तापमान तथा F फ़ारेनहाइट तापक्रम। जैसे F बराबर 9/5 गुना 40 पूछा है ना, 40 सेंटीग्रेड, 40 सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो देखिए, फ़ारेनहाइट पूछा है तो F बराबर 9/5 गुना 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ दिया है। इसमें प्लस जोड़ देंगे 32, इसमें प्लस जोड़ देंगे 32। तो देखिए, इसमें इसको आप काटिएगा 8 हो जाएगा, 8 हो गया। तो 8 9 72, इसमें दोनों गुना करेंगे 32 जोड़ देंगे तो 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है किसमें? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए, मिश्रित पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। लोलक की काला अवधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर। लोलक की काल की अवधि यानी टाइमिंग, लोलक की टाइमिंग उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। बल गुणनफल है किसका? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। देखिए, बल यानी फोर्स बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, एक्सेलरेशन होता है। आगे देखेंगे त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा होता है? त्वरण ज्ञात करने के लिए एक्सेलरेशन बराबर प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा समय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि कौन नहीं? देखिए, अभी बताया है बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब सदिश राशि है। आयतन सदिश राशि नहीं है, याद रखिए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? संवेग। देखिए, संवेग और वेग, जैसे संवेग हो जाएगा mv/v, तो कट जाएगा दोनों, तो क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, मास। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर के बराबर 1000 मीटर होता है, याद रखिएगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 पावर -12 ग्राम के बराबर। 1 पिकोमीटर बराबर पिकोग्राम। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना हो जाएगा?
देखिए लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से समतापूर्वक एक साथ गिर रहा हो तो कौन पहले जमीन पर पहुंच जाएगा? बताइए, कौन जमीन पर पहले पहुंच जाएगा? देखिए रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी। उपयुक्त में से कोई सही नहीं होगा इसमें। देखिए निर्वात की स्थिति में बाह्य प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, क्योंकि उनका अंतिम वेग उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। इसलिए ऑप्शन के अनुसार इसमें कोई नहीं होगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है, अनुदर्द होती है। ध्वनि तरंग क्या होती है? अनुदर्द होती है। प्रकाश तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के समान होती है। याद रखिएगा। रेत और नैपथीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। देखिए ठोस पदार्थों को सीधे गैसीय पदार्थों में यानी वाष्प के रूप में परिवर्तन करने के लिए रेत और नैपथीन को मिश्रण के ऊर्ध्वपातन के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा क्रिया कराने पर नैपथीन वाष्प बन के उड़ जाएगी और पात्र में यानी बर्तन में रेत बच जाएगा, तो अलग हो जाएगा इसके द्वारा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? देखिए विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, ई मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल यानी EMF मापा जाता है, लेकिन गैल्वेनीमीटर से छोटी विद्युत धारा इकाइयों को, छोटी इकाई वाले विद्युत को मापा जाता है गैल्वेनीमीटर से, लेकिन इसमें दिया है विद्युत प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए देखिए मैकेनिकल ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है वो मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। देखिए टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? बिजली का खर्च कितना होगा? देखिए 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब है, कितने देर तक चल रहा है? 10, और इसको वाट में बदलने के लिए किलोवाट घंटा बिजली का मात्रक होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट का बराबर होता है। तो इसको 1000 से भाग देंगे तो 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, बच जाएगा 1 इकाई। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? देखिए इसको बनाने के बाद ये 4.70 किलो ओम आएगा इसका आंसर। ये BPSC शायद 67 में पूछा गया है प्रश्न है। आगे देखेंगे एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए डायनेमो में अभी आप देखे हैं, डायनेमो में अभी क्या किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। डायनेमो में जब देखते हैं डायनेमो लगा रहता है, वो पंखी के द्वारा नाचते रहता है, नाचते नाचते इसमें यांत्रिक ऊर्जा ये हुआ और इसी से नाचने से बल्ब जलने लगता है, तो इससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखेंगे विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। याद रखिएगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है।
विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है, याद रखिएगा। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? अभी आप देखे हैं एमीटर से। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश की किरणें अपने 7 भागों में विभक्त हो जाती है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगी? फोकस दूरी कितना हो जाएगी? देखिए 2 डायोप्टर है, जैसे फोकस दूरी बराबर 1/2 होता है, तो फोकस दूरी कितना है आपका? शक्ति, लेंस की शक्ति डायोप्टर है 2 डायोप्टर, जैसे 100/2 डायोप्टर है, तो इसको काट देंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखेंगे चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर दिया गया था? आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम को, विद्युत गृहों में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैसों को छोड़कर। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? देखिए टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है, जो टीन लगभग 65% और शीशा 35% के आसपास, ये दोनों का मिश्रण फ्यूज के तार का बना होता है। दोनों का मिश्रण का फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रांगा शीशा टीन और लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघु पठन, अभिसारण, बोल्डता, वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाता है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सबसे अधिक कुचालक, देखिए इसमें पूछ रहा है, सबसे अधिक कुचालक पारा होता है। तांबा जो होता है सुचालक होता है, जस्ता सुचालक होता है, शीशा बहुत कम सुचालक होता है, और पारा जो होता है ऊष्मा का बहुत अधिक कुचालक होता है, इसलिए इसे थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? अतिचालक का लक्षण होता है शून्य परावर्तन। अतिचालक उच्च ताप पर शून्य हो जाता है, याद रखिए। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है और गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, याद रखिएगा इसको। आगे देखेंगे ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के टुकड़ों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का टुकड़ा ठंड लगता है। क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए अधिक ठंडक होता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। वाष्पित होने के कारण पसीना का ठंडक महसूस होता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंतर कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यानी आपके कमरे में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के दरवाजे खोलने पर कमरा आपका थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन इसमें से देखिए सी नंबर है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती? क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति प्रकाश के वेग पर निर्भर नहीं करती, इसलिए नहीं बदलती है। देखिए, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? उत्तल लेंस से बनते हैं, उत्तल लेंस के बने होते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। दर्पण किस प्रकार का है? ये किसी प्रतिबिंब को अपने से दुगुना प्रतिबिंब बनाता है। किस प्रकार का है? अवतल दर्पण में ही ये संभव है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है। ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है? ध्वनि का वेग वायु में 330 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है। देखिए, यहाँ पर सब दिया गया है। शुष्क वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। शुष्क वायु फिर दिया गया है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर 346। हाइड्रोजन में 25 डिग्री सेल्सियस में 1284। ये सब देख लीजिएगा। आगे देखेंगे, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? तरंग और कण दोनों के समान। प्रकाश जो होता है तरंग और कण दोनों के समान प्रकृति का होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। इसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। देखिए, इसका दिया गया है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं को प्रकाश पड़ने से वे प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैंगनी और नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं। अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। इसी के कारण से रात के समय में खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को जिससे समझाया जा सकता है कि इसके प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। याद रखिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट में क्या होगा? अभी आप ऊपर देखे हैं थोड़ा देर पहले। फारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 9/5 गुना सेल्सियस प्लस 32 होता है। तो इस फार्मूले से हम प्रयोग करके इसको हम निकालेंगे। 9/5 गुना कितना सेल्सियस दिया है? 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसको देखिए, इससे काटिएगा 10 हो जाएगा। 10 में 9 से गुना करेंगे 90 और 32 122 फारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। आगे देखेंगे, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी तरह बर्फ पिघल जाएगा तो इसमें जल स्तर नहीं बदलेगा। जल का स्तर नहीं बदलेगा क्योंकि बर्फ का टुकड़ा पहले ही अपने आयतन के समान वह पानी को हटा चुका होता है। इसलिए पिघलने के बाद भी उस बर्तन में जल का स्तर में कोई वृद्धि नहीं होता। याद रखिएगा। वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है वर्षा के बूंद। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किस में? शहद की। देखिए, यहाँ दिया गया है, जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं उतने ही अधिक श्यान होते हैं। याद रखिएगा। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम निम्नलिखित है: शहद, खून, जल, वायु। याद रखिएगा। आगे देखेंगे, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? चंद्रमा के प्रभाव से आती है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक चंद्रमा है। उनके गुरुत्व प्रभाव के कारण ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है तरंगे। सूर्य से भी होता है, लेकिन सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर है, इसलिए कम प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा। जब एक पत्थर को चांद की तरफ से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। द्रव्यमान आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी पर कहीं भी ले जाइएगा द्रव्यमान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बदलता है तो सिर्फ वो भार बदलता है।
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इस कारण से खाना जल्दी पक जाता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ? प्लूटो पर। विद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, तो प्रकाश तरंगे का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। वही हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग भी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे सूर्य के पास प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाले समय लगभग कितने होते हैं? 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं एग्जैक्ट। देखिए सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 8.31 मिनट यानी 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं। लेकिन निकटतम में यह दिया गया है 8.5, तो यही हो जाएगा आंसर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, अभी देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, इनमें से कोई नहीं। 8.5 मिनट भी होता तो चलता, या 8 मिनट 30 सेकेंड 20 सेकेंड कुछ भी होता है, इसमें वैसा कुछ नहीं है, तो आपको युक्त ई हो जाएगा, याद रखिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देखिए कंप्यूटर की भाषा फोर्ट्रॉन, C++, जावा, बेसिक सब है कंप्यूटर की भाषा, लेकिन फास्ट कोई भाषा नहीं है कंप्यूटर लैंग्वेज। आगे देखें निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए बल्बों का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, उन्हें ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें विकल्प गलत, या नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है, बिल्कुल सही है। देखिए परमाणु के नाभिक में जितना ही मात्रा में प्रोटॉन होता है उतना ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन दोनों के प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इसी कारण से परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो ये पहला ही आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा। इस पृथ्वी पर के कोयला, पेट्रोलियम, डीजल सब खत्म हो जाए तो सौर ऊर्जा यानी सूर्य ही है जो वैकल्पिक स्रोत है ऊर्जा का। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है परमाणु बम। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम और अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में देखिए नोबल गैस रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैस पाई जाती है वायु में। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? देखिए वाट के द्वारा। बिजली की खपत जो होती है वाट के द्वारा काउंट की जाती है जो कितने वाट बिजली की खपत हुई है, तो इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, इस ऑप्शन के अनुसार सबसे भारी धातु यूरेनियम हो जाएगा।
नहीं तो भारी धातु ओस्मियम है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार यूरेनियम हो जाएगा। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, ये भी याद रखिएगा। और आज के लास्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इनसैट 2A कब छोड़ा गया था। इनसैट 2A 10 जुलाई 1992 को उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से छोड़ा गया था, याद रखिएगा दोस्तों। तो साइंस के हमारे सारे सीरीज तीनों चैप्टर समाप्त हुए, यानी तीनों सब्जेक्ट समाप्त हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।